बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में दिव्या अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही दिव्या के माता पिता की एक ट्रेन हादसे में मृत्यु हो जाती है। इसलिए दिव्या के मामा दिव्या की परवरिश के लिए उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं, ताकि उसकी अच्छी तरह देखभाल हो सके। दिव्या के मामा तो बहुत अच्छे थे, वह उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। लेकिन मामी सुरेखा वह दिव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह नहीं चाहती थी कि दिव्या उनके साथ उनके घर में रहे, लेकिन अपने पति के सामने सुरेखा की एक नहीं चलती थी और वह बस एक मौके का इंतजार देख रही थी। और कुछ दिन बाद सुरेखा को यह मौका मिल भी जाता है, क्योंकि एक दिन दिव्या के मामा को काम के सिलसिले से शहर जाना पड़ जाता है। तभी सुरेखा इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। दिव्या स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी सुरेखा दिव्या के पास जाती है और उसको जोर से थप्पड़ मारकर बाल खींचते हुए कहती है, मनहूस, इस पल का मुझे कब से बेसब्री से इंतजार था कि तेरे मामा कब शहर जाए और कब मैं तुझसे गिन गिन कर बदले लूं। यह जो तूने स्कूल जाने के लिए ड्रेस पहनी है ना, इसे उतार कर घर के कामों में लग जा, वरना मार मार कर तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। मामी जी, आपको तो पता है एग्जाम चल रहे हैं। अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो एग्जाम कैसे दोगी, और अगर एग्जाम नहीं दिए तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। और ये आपको अचानक क्या हो गया? मामा जी के सामने तो आप बहुत प्यार करती थी, उनके शहर जाते ही आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? मामी जी, मेरा स्कूल जाना बंद मत कीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब मैं तुझ जैसी मनहूस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा बर्दाश्त का बंध टूट चुका है। पहले अपने माता पिता को खा गई और अब इस घर में आकर अपनी मनहूसत फैला रही है। हम दोनों पति पत्नी में लड़ाई करवाती है। मनहूस, हम तेरा पालन पोषण करें या फिर अपने बच्चों का? मेरी भी बेटी है, मैं तुझे उसका हक नहीं मानने दूंगी। इसलिए आज से तेरा स्कूल जाना बंद। अब तू मेरे लिए सिर्फ एक नौकर की हैसियत से है। अगर तू घर के सारे काम करेगी, जिस हालत में मैं तुझे रखूंगी उस हालत में रहेगी तो तू इस घर में रहेगी, वरना मैं तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। अब तेरे मामा भी नहीं है यहाँ तेरी साइड लेने के लिए, और जब वो यहाँ आएंगे तो तेरे बारे में पूछेंगे तो मैं कोई भी मन गढ़ंत कहानी सुना दूंगी, तेरे खिलाफ भड़का दूंगी, समझ रही है? और वैसे भी तो मुझे ऐसी वैसी औरत मत समझना, मैं बहुत खतरनाक औरत हूँ, समझ रही है? बेचारी दिव्या चुपचाप अपनी मामी की बात मान लेती है, क्योंकि दिव्या अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी मामी कितनी ज्यादा खतरनाक है। वह जो कहती है वैसा ही करती है। अगर उसने अपनी मामी की बात नहीं मानी तो वह कहाँ जाएगी? उसके पास तो सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। बेचारी दिव्या मायूस होकर अपनी स्कूल की ड्रेस उतार देती है और घर के काम काज में लग जाती है। दिव्या पूरे दिन घर के काम करती और उसके बाद सुरेखा के पैरों की मालिश करती। और सुरेखा की बेटी नैना, वह भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। वह भी दिव्या को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। अपना स्कूल का सारा होमवर्क दिव्या से कराती थी और उससे खाने के लिए कभी कुछ मंगाती तो कभी कुछ मंगाती। जितना हो सकता था दोनों माँ बेटी मिलकर दिव्या को परेशान कर रही थी। और खाने के लिए भी 3-4 दिन में सिर्फ एक ही बार उसे देती और पहनने के लिए भी फटे पुराने कपड़े देती। ऐसे ही एक दिन नैना और सुरेखा दोनों किसी की पार्टी में जा रही थी। नैना अपने रूम में तैयार हो रही थी, तभी दिव्या नैना से कहती है, नैना, मैंने तुम्हारी अलमारी आज देखी है। तुम्हारे पास कितना ज्यादा सामान है, कितनी ज्यादा नेल पॉलिश, लिपस्टिक और कितनी ज्यादा सुंदर सुंदर ड्रेस। यह सब तो मैंने बस सपने में ही देखा है, आज हकीकत में देखकर कैसा लग रहा है? नैना, अगर तुम्हारी कोई चीज रिटायर हो गई हो तो प्लीज मुझे दे दो, मैं भी यूज कर लूंगी, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीजें मैंने आज से पहले कभी यूज नहीं की। तूने अपनी औकात देखी है? तो इस घर की नौकरानी है और मैं इस घर की मालकिन, और तू अपने मन से इतनी ज्यादा महंगी महंगी और ब्रांडेड चीजों का ख्याल निकाल दे, क्योंकि मैं तुझे अपना एक फटा हुआ रुमाल ना दूं। यह सब चीजें देनी तो बहुत दूर की बात है। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन, मैं पार्टी में जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगा लेना। अगर मुझे कोई भी चीज इधर से उधर नजर आई तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। इस तरह से नैना दिव्या को जोर जोर से डांट रही थी। यह आवाज सुनकर सुरेखा रूम में आती है और अपनी बेटी से कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, तो इतना क्यों भड़क रही है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है तो ज्यादा टेंशन मत लिया कर। अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो मुझसे कह दिया कर। और ये नौकरानी मनहूस तुझसे क्या कह रही है? जरा तो मुझे तो बता, मैं इस नौकरानी की अभी खबर लेती हूँ। अगर इसने तुझे जरा भी परेशान किया हो तो
अपनी माँ के बार बार पूछने के बाद नैना उन्हें सब बता देती है कि किस तरह वह उसकी चीजों पर नजर रखती है। तभी सुरेखा दिव्या को एक जोर से थप्पड़ लगाती है और उससे कहती है, मनहूस, हमेशा बस सजने संवरने का ही तुझे शौक है, काम करने का तो है नहीं। हमेशा तुझसे बस काम कह कह कर करवाना पड़ता है। घर कितना गंदा पड़ा है और कितने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं और अभी इस्त्री भी होनी है। बस 24 घंटे आराम आराम आराम। काम तो इस महारानी से कह ही मत दो। इतना सारा काम जब पड़ा है वह कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। जब तक हम दोनों पार्टी में से वापस आते हैं तब तक घर के सारे काम हो जाने चाहिए। और आज के बाद मेरी बेटी की किसी भी चीज पर नजर मत रख लेना, वरना तेरी आंखें निकाल लूंगी। मम्मी, आपको पता है एक बार मैंने इस नौकरानी को बादाम खाते हुए देखा था। अब हम पार्टी में जा रहे हैं, हमारे पीछे तो न जाने नौकरानी क्या क्या चीज खाएगी। फ्रीज में मिठाइयाँ पड़ी हैं और किचन में सभी ड्राई फ्रूट रखे हैं। ये मनहूस उन्हें निकाल कर खा लेगी और इसके तो मजे ही मजे आ जाएंगे। मैं कहती हूँ कि आप फ्रीज में ताला लगा दीजिए। और हाँ मम्मी, आपने सभी गहने और पैसे लॉकर में रख दिए हैं ना? क्या पता ये गहने और पैसे चुरा कर भाग जाए। ऐसी 2 टके नौकरानी और गरीब लोगों का कुछ पता नहीं होता, ये कब क्या कर बैठे। अरे वाह मेरी प्यारी बच्ची, तो कितनी ज्यादा समझदार हो गई। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, माँ पर। तो सही कह रही है। मैं अभी किचन के अंदर और फ्रिज के अंदर ताला लगा देती हूँ और तू गहने और पैसों की फिक्र मत कर, वह सब बैंक में है। जब ऐसी गरीब और मनहूस नौकर घर में हो तो उनसे ये सब चीज छुपा कर ही रखनी चाहिए। और तू सुन मनहूस, मैं तेरी खाने की प्लेट बाहर रख दूंगी जो तुझे रोज मिलता है और हमारे आने से पहले पहले सभी काम हो जाने चाहिए। महारानी बनकर आराम मत करने लग जाना। हाँ, ऐसा कहकर सुरेखा फ्रिज और किचन के अंदर ताला लगा देती है। दोनों माँ बेटी सज धज कर पार्टी में चली जाती हैं और दिव्या बेचारी घर में अकेली घर की देखभाल करने के लिए रह जाती है। वह पहले पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करती है, उसके बाद कपड़े धोती है, इस्त्री करती है। सुरेखा और नैना के रूम की अच्छी तरह सफाई भी करती है, उनके कपड़े अलमारी में लगाती है और सारा काम करने के बाद वह अपने हिस्से का खाना किचन के बाहर से लेने जाती है। और खाना देकर दिव्या के आंसू रुकते नहीं हैं। वह बहुत रोती है क्योंकि रोज तो उसे 2 रोटी सब्जी के साथ मिल जाया करती थी, लेकिन आज सुरेखा जानबूझकर 4-5 दिन की बासी 2 रोटी चटनी के साथ रख कर गई थी। यह देखकर दिव्या को बहुत दुख होता है और वह अपने माता पिता को याद कर कर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। माँ, पिताजी, आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। और दोनों मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चले गए? इस दुनिया में अनाथ बच्चों का कोई नहीं होता, अपने ही उन्हें बोझ समझने लगते हैं। आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पर कितना अत्याचार हो रहा है। देखिए कैसे मुझे सूखी रोटी चटनी के साथ मिली है। यह सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि मैं भूखी रह जाऊं और वह पार्टी में एंजॉय कर रही होंगी। माँ, पिताजी, आपको पता था ना कि मुझे पढ़ने का कितना शौक था। पढ़ लिख कर मैं कुछ बनना चाहती थी, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद मेरा ये सपना अधूरा ही रह गया। मुझसे मेरी पढ़ाई छिड़ गई। मम्मी की यह सारी बात कड़वे घूंट मजबूरी में पीती हूँ ताकि वह मुझे घर से बाहर न निकाले। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत। इस तरह से दिव्या बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी और अपने माता पिता को याद कर रही थी। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह दरवाजे को खटखटाती है। दिव्या तुरंत दरवाजे पर जाती है तो वह बूढ़ी औरत दिव्या से कहती है, बेटा, क्या तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए है? क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बहुत समय से कुछ नहीं खाया। अम्मा जी, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है कि मैं अपने हाथ से किसी को कुछ दे सकूं। मैं तो खुद दूसरों की ठोकरों में रोटी खा रही हूँ। आपको पता है मेरी मम्मी मुझे ये 2 सूखी रोटी देकर गई हैं। 2 दिन बाद मुझे ये फिर मिल जाएंगी। अगर आप खा सकती हैं तो खा लीजिए, मैं आज भूखी रह जाऊंगी। बेटा, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। ऐसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। बेटा, मैं कब से एक ऐसी ही लड़की की तलाश कर रही थी जो दूसरों की मदद करती हो। बेटा, मैं परी लोक की सबसे ज्यादा शक्तिशाली रानी परी हूँ, लेकिन पृथ्वी की डायना चुड़ैल ने मुझे बुढ़िया बना दिया और उसने मेरी जादुई छड़ी बादलों में जादुई
3 चांद के अंदर रखी है। मेरी जादुई छड़ी लाना इतना आसान नहीं है। वहाँ जाकर पहले तुम्हारी परीक्षा होगी और अगर तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई तभी मेरी जादुई छड़ी ला सकती हो। बेटा, क्या तुम मेरी जादुई छड़ी लेकर आओगी? अम्मा जी, मगर मैं जादुई 3 चांद तक कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो कोई जादुई शक्ति भी नहीं है। बेटा, यहाँ से कुछ दूर चलना, तभी तुम्हें एक जंगल नजर आएगा और उसके पीछे एक पहाड़। बस वहाँ जाकर अपनी आंखें बंद कर लेना। उसके बाद तुम जादुई 3 चांद के पास पहुँच जाओगी। जैसा कि वह बूढ़ी औरत ने कहा था, दिव्या वैसा ही करती है और वह कुछ ही समय में जादुई 3 चांद के पास पहुँच जाती है। तभी पहले जादुई चांद से आवाज आती है, दिव्या, दिव्या, तुम मेरे जादुई चांद के अंदर आओ। यहाँ की दुनिया तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर बस सोना ही सोना है। इतना सोना देखकर तुम्हारी आंखें चमचमा जाएंगी। यहाँ आकर तुम ऐश करोगी, ऐश। आओ आओ, मेरे जादुई चांद के अंदर आओ। तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। दिव्या, दिव्या, तुम मेरे जादुई चांद के अंदर आओ। यहाँ पर तुम्हें हीरे ही हीरे, पैसे ही पैसे नजर आएंगे। इतनी सारी धन दौलत देखकर तुम्हारी आंखें चमचमा जाएंगी और तुम इतनी सारी धन दौलत से ऐश ही ऐश करोगी। तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आ जाओ, मेरे जादुई दूसरे चांद के अंदर आ जाओ। यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। बस यहाँ की धन दौलत ले जाओ। दिव्या, दिव्या, तुम यहाँ रानी परी की जादुई छड़ी लेने आई हो। वह मेरे अंदर है। आ जाओ और मेरे अंदर से रानी परी की जादुई छड़ी ले जाओ जो डायना चुड़ा ले रखी है। मगर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम पहले और दूसरे जादुई चांद के अंदर की धन दौलत लेकर आओगी तो तुम जादुई छड़ी नहीं लेकर जा सकती। बस तुम यहाँ से एक ही चीज लेकर जा सकती हो, या तो ढेर सारी धन दौलत या फिर रानी परी की जादुई छड़ी जिसके अंदर उनकी जान बसी है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चुनती हो। मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। मुझे पता है कि लालच बुरी बला होती है। मैं जादुई तीसरे चांद के अंदर आऊंगी और रानी परी की जादुई छड़ी लेकर जाऊंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिव्या के इतना कहते ही दोनों जादुई चांद गायब हो जाते हैं और असली जादुई चांद रह जाता है जिसके अंदर रानी परी की जादुई छड़ी थी। दिव्या उस जादुई चांद के अंदर जाती है, वहाँ से जादुई छड़ी लेती है और बूढ़ी औरत के पास आ जाती है और उन्हें लाकर दे देती है। जादुई छड़ी की मदद से वह बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ जाती है और वह रानी परी बन जाती है। तभी वह दिव्या से कहती है, मैंने तुम्हारा चयन कर बहुत अच्छा किया। मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर मेरा काम पूरा करोगी। 10 साल बाद मैं अपने असली रूप में आई हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम धन दौलत का लालच करती जैसे कि तुम्हें पहले और दूसरे जादुई चांद ने दिया था, सोने हीरे और पैसों का, मगर तुमने लालच नहीं किया। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे मेरी जादुई छड़ी दी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यह लो मेरी अंगूठी, इसे पहन लो और तुम इस अंगूठी से जो मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बेटा, ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना। रानी परी अपनी अंगूठी देकर परी लोक वापस चली जाती हैं। दिव्या बहुत खुश थी और वह अंगूठी पहन लेती है और उससे बहुत सारे पैसे मांगती है। उसके सामने आ जाते हैं। तभी दिव्या अपनी मामी का घर छोड़कर दूसरे गांव चली जाती है और वहां जाकर अपना घर बनाती है और उसे पढ़ने का शौक था, इसलिए वह फौरन अपना एडमिशन भी करा लेती है और वह खुशी खुशी स्कूल जाती है, अपनी मामी के अत्याचार से बहुत दूर। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन दिव्या सुरेखा और नैना को शॉपिंग मॉल में मिलती है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी चौंक जाती हैं। नैना बेटा देख, हमारे घर की मामूली सी नौकरानी कितने बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही है। मैंने तो सोचा था हमारे अत्याचार के डर से किसी अनाथालय में पड़ी होगी, लेकिन ये तो महंगी महंगी चीज खरीद रही है। आखिर इसके पास ऐसा क्या आ गया? तभी दोनों माँ बेटी दिव्या के पास जाती हैं और उसे कहती हैं, अरे वाह दिव्या बेटा, तुम इतने बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही हो। तुम्हारे घर से जाने के बाद मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटा, अपने अमीर होने का राज अपनी मामी को नहीं बताओगी? हाँ हाँ मामी, क्यों नहीं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपको पता है हमारे गांव के बाहर जो जंगल है उसके पीछे एक काली पहाड़ी है। बस वहां जाकर अपनी आंखें बंद कर लेना और फिर तुम तुरंत जादुई 3 चांद के पास पहुंच जाओगी। वहां जाकर तुमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर तुम अपने सवाल में पास हो गई तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिल जाएगी।
दिव्या की बातें सुनकर दोनों माँ बेटी को धन दौलत का लालच आ जाता है और वह कुछ समय बाद जादू 3 चांद के पास पहुंच जाती हैं। जैसा कि दिव्या से सवाल पूछे गए थे वैसे ही एक एक कर दोनों माँ बेटी से भी पूछे जाते हैं, लेकिन उन्हें तो धन दौलत से मतलब था, इसलिए वह पहला और दूसरा जादू चांद चुनती है और जैसे ही उसके अंदर जाती है तो कभी लौट कर नहीं आती। दोनों चांद के साथ वह भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। इस तरह उन्हें उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और दिव्या अपने अच्छे स्वभाव की वजह से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में आरोही अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ समय पहले आरोही के पिता का निधन हो चुका था। आरोही की माँ खेत में जाकर मजदूरी किया करती थी। वहाँ से जो भी कुछ पैसे मिलते उसी से आरोही की माँ अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन आरोही अपनी माँ से कहती है, माँ बहुत समय हो गया आपने मुझे मिठाई नहीं खिलाई। अगर आप मुझे गुलाब जामुन नहीं खिला सकती तो कम से कम जलेबी ही खिला दो। मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें घर के हालात पता तो है। खेतों में मजदूरी करके चंद ही रुपये मिलते हैं, जिससे घर का खर्च चलाना और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस महीने के अंदर अंदर जलेबी जरूर खिलाऊंगी। थोड़ा इंतजार करो। आरोही बहुत समझदार थी। उसे अपनी गरीबी का बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वह अपनी माँ से कम ही जिद किया करती थी। आरोही अपनी दोस्त काव्या के पास जाती है। काव्या आरोही के ही स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन वह बहुत अमीर थी। आरोही काव्या के घर जाकर देखती है तो वहाँ पर नए नए तरह के बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े रखे थे, जिन्हें देखकर आरोही की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी काव्या आरोही से कहती है, आरोही अपना मुंह बंद रखो, तुम मेरी इतनी सारी चीजों को देखकर नजर तो मत लगाओ। वैसे आरोही, तुमने कभी अपने सपनों में भी इतनी सारी चीजें नहीं देखी होंगी, और देखो मेरे पास सब कुछ, ये सब सच में है। मेरी जिंदगी कितनी अच्छी है और तुम्हारी जिंदगी कैसी है? सच में काव्या, तुम्हारे पास तो कितना कुछ है। काव्या, ये सुंदर वाली डॉल मुझे दिखाओ ना, मैं थोड़ी देर इसके साथ खेलना चाहती हूँ। नहीं, मैं तुझे अपना एक खिलौना नहीं दिखाऊंगी। मम्मी ने मुझसे मना किया है कि अपनी महंगी महंगी चीजें किसी को दिखानी नहीं चाहिए। अगर तूने इन्हें हाथ लगाया तो ये खराब नहीं हो जाएंगी। मैं अपनी डॉल से तुझे नहीं खेलने दूंगी। तू यहाँ मेरा होमवर्क करने आई है तो जल्दी से मेरा होमवर्क कर और यहाँ से जा और मेरी चीजों को नजर मत लगा। काव्या, तुमने मुझे अपनी दोस्त सिर्फ इसलिए ही बनाया है कि मैं तुम्हारा होमवर्क करूं। दोस्त तो ऐसे होते हैं, जो चीज मेरी वो चीज तुम्हारी, जो चीज तुम्हारी वो चीज मेरी, ऐसा ही तो होता है। और तुम मुझे अपनी एक भी चीज को हाथ नहीं लगाने देती, फिर ये कैसी दोस्ती? आरोही, तू कितनी गरीब है। स्कूल में तुझसे कोई दोस्ती करना पसंद नहीं करता। पूरे स्कूल में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो तेरे से बात करती हूँ। अगर तू ये चाहती है कि मैं भी तेरे से बात करना बंद कर दूँ तो जा यहाँ से, मैं अपना होमवर्क खुद कर लूंगी। नहीं नहीं काव्या, तुम मुझसे बात करना बंद मत करना। एक तुम ही तो हो जो तुम मुझसे बात करती हो, वरना मेरी गरीबी की वजह से कोई मुझे अपने पास बिठाना भी पसंद नहीं करता। मैं अभी तुम्हारा होमवर्क कर देती हूँ। ऐसा कहकर बेचारी आरोही काव्या का होमवर्क करती है और काव्या अपने खिलौनों के साथ खेलती है, मिठाइयाँ खाती है। दूर बैठी आरोही यह सब देखकर बहुत ललचाती है, लेकिन बेचारी क्या कर सकती थी, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वह गरीब थी, उसकी किस्मत काव्या की तरह नहीं थी। वह नए नए खिलौनों के साथ नहीं खेल सकती, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, अपनी पसंद की मिठाइयाँ नहीं खा सकती। आरोही काव्या का होमवर्क कर कर घर वापस आ जाती है और घर आकर बहुत रोती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, हम गरीब क्यों हैं? हमारी किस्मत और जैसे क्यों नहीं है? माँ, आपको पता है काव्या मुझे अपनी दोस्त नहीं मानती। वो तो बस अपना होमवर्क कराने के लिए मुझसे बात करती है, लेकिन मैं तो उसे अपनी सच्ची दोस्त मानती हूँ। हम गरीबों के साथ ऐसा ही क्यों होता है कि हमें उनसे बात करने के लिए उनकी गुलामी करनी पड़ती है? माँ, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूँ? आरोही बेटा, चुप हो जाओ।
लगता है आज काव्या ने तुम्हें तुम्हारी जगह बता दी, इसलिए तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम एक दिन देखना, हमारे भी दिन बदल जाएंगे। ऐसा कहकर आरोही की माँ आरोही को दिलासा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आरोही की माँ आरोही को स्कूल जाते समय 50 रुपए देकर उससे कहती है कि वह बाहर से अपनी पसंद की मिठाई खरीद कर खा ले। यह सुनकर आरोही बहुत खुश हो जाती है और वह अपनी माँ से कहती है, माँ आज आप मुझे 50 रुपए दे रही हैं मिठाई खाने के लिए। मैं अपने लिए 2 गुलाब जामुन और आपके लिए सोन पापड़ी लेकर आऊंगी। मुझे पता है आपको सोन पापड़ी बहुत पसंद है। ऐसा कहकर आरोही खुशी खुशी स्कूल चली जाती है और स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। और स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद काव्या के साथ घर आ रही थी। तभी काव्या से आरोही कहती है, काव्या तुम्हें पता है आज माँ ने मुझे 50 रुपए दिए हैं अपनी पसंद की मिठाई खाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने लिए गुलाब जामुन लेकर जाऊंगी। तुम गरीबों की भी क्या औकात होती है? तुम 50 रुपए के लिए कितना खुश होते हो और यहाँ मेरे बैंक में 50-50 लाख रुपए पड़े रहते हैं, फिर भी मुझे इतनी ज्यादा खुशी नहीं होती। ऐसा कहकर काव्या आरोही का बहुत मजाक उड़ाती है, उस पर बहुत हंसती है। तभी वहाँ पर 2 छोटे छोटे बच्चे आते हैं। दीदी दीदी हमारी मदद करो, हमें कुछ पैसे दे दो, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। बहुत समय हो गया हम दोनों भाई बहन ने कुछ नहीं खाया। छी छी दूर हटो, यहाँ से दूर हो जाओ। तुम्हारे अंदर से कितनी बदबू आ रही है, लगता है सालों से नहाए नहीं हो। चलो दूर हटो यहाँ से। हम क्या तुम्हारी मदद करने वाले नजर आ रहे हैं? हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी बच्चे। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लगता है उन्होंने तुम्हें भीख मांगने के लिए बाहर निकाल दिया। जाओ यहाँ से। आ जाते हैं भिखारी लोग। दीदी आप ही हमारी मदद कर दो, बहुत भूख लगी है। दोनों बच्चों की ये हालत देखकर आरोही को उनके ऊपर बहुत दया आती है और वह उन दोनों बच्चों को 50 रुपए निकाल कर देती है और उनसे कहती है, ये लो प्यारे बच्चों, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए ही है। मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकती हूँ। ऐसा कहकर आरोही उन बच्चों से बहुत प्यार से बात करती है। तभी वह दोनों बच्चे सुंदर परी में बदल जाते हैं। परी को देखकर आरोही और काव्या दोनों ही चौंक जाती हैं। तभी परी आरोही से कहती है, आरोही तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास सिर्फ 50 रुपए ही थे और वह भी पैसे तुमने गरीब बच्चों को दे दिए। हमें तुम जैसी ही लड़की की तलाश थी। हम बहुत दिनों से एक ऐसी ही लड़की की तलाश कर रहे थे। और काव्या तुम बहुत बुरी हो। तुम्हारे पास कितनी सारी धन दौलत है, लेकिन उस धन दौलत का क्या फायदा जो वह दूसरों के काम न आ सके। आरोही तुम हमारे साथ जादू चांद की दुनिया में चलोगी। परी की यह बातें सुनकर आरोही बहुत खुश हो जाती है, लेकिन काव्या अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ती है और वह सोचती है, देखो तो इस गरीब की किस्मत जादू चांद की दुनिया पड़ जाएगी और मैं पृथ्वी पर रहूंगी। मेरे पास कितने सारे धन दौलत है, लेकिन मैं फिर भी चांद की दुनिया नहीं देख सकती। वहाँ पर क्या क्या होता होगा। इस गरीब के तो मजे आ गए। ऐसा सोचकर काव्या अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ रही थी। तभी आरोही दोनों परियों से कहती है, परी जी अगर आप बुरा न मानो तो मैं अपनी दोस्त काव्या को जादू चांद की दुनिया में ले जाना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है, अगर तुम अपनी दोस्त काव्या को अपने साथ जादू चांद की दुनिया में लेकर जाना चाहती हो तो शौक से लेकर जाओ, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, वहाँ जाकर किसी भी चीज का लालच मत करना, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम तुम्हें जादू चांद की दुनिया में इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और तुम लोगों की मदद करती हो, इसलिए तुम वहाँ जाकर लालच नहीं करोगी। मगर तुम्हारी दोस्त काव्या का कुछ नहीं पता। दोनों परियां आरोही और काव्या को समझाकर चांद की दुनिया में ले जाती हैं और वहां जाकर आरोही और काव्या देखती हैं तो पृथ्वी से बिल्कुल अलग नजारा होता है। चांद बिल्कुल चौदहवीं की तरह चमक रहा था, सितारे टिमटिमा रहे थे, चारों तरफ खुशियों का माहौल था। ऐसा नजारा आरोही और काव्या ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तभी आरोही काव्या से कहती है, काव्या यह जादू चांद की दुनिया कितनी ज्यादा सुंदर है। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा चांद कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे हम सपने में हैं।
अब तुम दोनों जादुई चांद की दुनिया में आ गई हो, तो तुम्हें जादुई चांद की दुनिया की शक्तियाँ भी मिलनी चाहिए। तुम दोनों एक एक कर चांद के पास जाओगी और चांद तुमसे जो भी कुछ कहेगा, अगर तुमने चांद को खुश किया तो तुम पृथ्वी की सबसे अमीर लड़की बन जाओगी। ऐसा कहकर परी अपनी जादुई शक्तियों से काव्या को चांद तक पहुंचा देती है। तभी चांद काव्या से कहता है, तुम्हारा जादुई चांद की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। अगर तुम दुनिया की सबसे अमीर लड़की बनना चाहती हो तो तुम अपने दोस्त आरोही को मारना होगा। क्या तुम उसे मारने के लिए तैयार हो? हाँ, जादुई चांद की दुनिया के सुंदर चांद, मैं अपनी दोस्त आरोही को मारने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे दुनिया की सबसे अमीर लड़की बनना है। ठीक है, अब तुम जाओ। चांद के इतना कहते ही काव्या अपनी जगह आ जाती है। तभी परी अपनी जादुई शक्तियों से आरोही को भी चांद तक पहुंचा देती है। तभी चांद आरोही से भी यही सवाल करता है, तो आरोही चांद से कहती है, जादुई चांद की दुनिया के सुंदर चांद, अगर किसी को मारकर मुझे धन दौलत मिलती है तो मुझे ऐसी धन दौलत नहीं चाहिए। मैं गरीब ही खुश हूँ। मुझे ऐसी धन दौलत नहीं चाहिए जहाँ मुझे अपने दोस्त का खून बहाना पड़े। आप अपनी धन दौलत अपने ही पास रखो। आरोही, तुम बहुत अच्छी हो। दोनों परियों ने तुम्हें यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया। तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से मेरी शक्तियाँ मुझे वापस मिल गईं, जो एक मायावी चुड़ैल ने छीन ली थी। मेरी शक्तियाँ सिर्फ वही वापस ला सकता था जिसका दिल सुंदर हो और वह दूसरों की मदद करता हो। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मेरी शक्तियाँ से तुम्हें भी शक्तियाँ मिलेंगी और तुम पृथ्वी पर जाकर बहुत अमीर हो जाओगी। लेकिन उससे पहले तुम्हारे दोस्त को सजा मिलेगी। ऐसा कहकर चांद काव्या को बहुत बदसूरत बना देता है। काव्या खुद को इतना बदसूरत देखकर बहुत रोती है। तभी परी काव्या से कहती है, काव्या, तुम जानती हो तुम इतनी ज्यादा बदसूरत क्यों हो गई? क्योंकि तुम अपनी इतनी अच्छी दोस्त को मारना चाहती थी। आरोही ने तुम्हें मारने से मना कर दिया। उसने धन दौलत का लालच नहीं किया, उसके पास कुछ भी नहीं था और तुम्हारे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तुमने धन दौलत का लालच किया। पृथ्वी पर जाकर आरोही बहुत अमीर हो जाएगी और तुम बिल्कुल गरीब हो जाओगी। परी की यह बातें सुनकर काव्या और भी ज्यादा रोती है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह आरोही से माफी मांगती है। आरोही, मेरी प्यारी दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया और आज तो मैं तुम्हें मारने तक के लिए भी तैयार हो गई। मुझे जैसी दोस्त तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारी दोस्त भी अच्छी ही होनी चाहिए। बस तुम मुझे माफ कर दो। काव्या, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गलती तो हम इंसानों से ही होती है। मैंने तुम्हें माफ किया। परी जी, मैं चाहती हूँ आप मेरी दोस्त काव्या को पहले की तरह सुंदर कर दो और आपने उससे जो धन दौलत छीनी है उसे आप वापस कर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त एक गरीबी की जिंदगी जिए। हाँ, क्यों नहीं आरोही, तुमने हमारी इतनी बड़ी मदद की है। जादुई चांद की शक्तियाँ तुम्हारी वजह से वापस आई हैं, इसलिए तुम हमसे जो भी कुछ कहोगी हम वह तुरंत कर देंगे। ऐसा कहकर परी काव्या को पहले की तरह सुंदर कर देती है और दोनों दोस्त जादुई चांद की दुनिया से पृथ्वी पर आ जाती हैं। आरोही के पास अद्भुत शक्तियाँ थी और वह घर आकर अपनी माँ को सब बताती है। यह सुनकर आरोही की माँ बहुत खुश हो जाती है। अब आरोही अपनी शक्तियों की मदद से बहुत अमीर हो जाती है और अपने साथ साथ गरीब और अनाथ बच्चों की बहुत मदद करती है और काव्या भी आरोही के साथ उसकी मदद करती है। अब दोनों दोस्त एक साथ सच्ची दोस्ती निभाती हैं और खुश रहती हैं। इसी तरह आरोही जादुई चांद की दुनिया की शक्ति की वजह से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।